हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का ये जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, उसका जो सेकंड टॉपिक जो दिया हुआ है जो कि उपग्रहों से संबंधित है उसको। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कवर करते हुए हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपको, लगातार 1 बाय 1 वीडियो आपको लगातार मिलते जा रहा है। इसका प्ले बना हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, इसका लिंक आपको नहीं मिलेगा शायद, है ना, लेकिन आपको इसका प्ले मिलेगा, तो चैनल पे विजिट जरूर कर लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और पूरे वीडियो लाइन से लाइन टू लाइन आप देख लीजिए, हर एक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं अभी ऑन स्क्रीन क्लास ही ले पा रहा हूँ। ठीक है, ऑन बोर्ड क्लास लेने में समय ज़्यादा लग जाता है और ये प्रॉपर क्लास में प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ, इसलिए अभी ऑन स्क्रीन क्लास ही ले रहा हूँ। तो आपको समझने का थोड़ा कोशिश करना है। तो ये प्लैनेट या जो ग्रह है वो क्या होता है, सबसे पहले हमको वही समझना है। अगर हम उपग्रहों की गति को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होते हैं, ये सबको हम समझते हैं। तो सबसे पहले इन सब की परिभाषा मैं फटाफट से आप सभी को दे देता हूँ। देखो, वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। तो ये अगर सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो भी चीज़ घूमेगा उसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। उसी पिंड को ग्रह कहते हैं। वर्तमान में सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले कितना हुआ करता था, 9 हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में वर्तमान समय में 8 है। यम को ग्रह की मान्यता से जो है अलग कर दिया गया, मतलब यम को, जो पहले 9वां ग्रह यम था, उसको हटा दिया गया है। ग्रह की मान्यता उसकी समाप्त कर दी गई है। ठीक है, आगे आते हैं। अगर आप ग्रह समझ गए तो उपग्रह को समझते हैं थोड़ा। उपग्रह क्या होते हैं, तो वे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। बहुत सिंपल है, अगर ये एक ग्रह है तो ग्रह के चारों ओर जो घूमता है उसको उपग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। आई होप ये पूरा बात अच्छे से समझ आ गया होगा। चूँकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो बाकी उपग्रह से हमको मतलब अभी नहीं है। फिलहाल हम पृथ्वी के उपग्रह की बात करेंगे। तो पृथ्वी का एकमात्र जो है कृत्रिम उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा, मून। ठीक है, तो चंद्रमा या मून जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्लियर हुआ। अब प्राकृतिक उपग्रह है तो कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं। कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं ये जरूर आप देखिएगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है ये हम समझते हैं। क्लियर। देखो, मानव निर्मित वे पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये मानव निर्मित होता है, मैन मेड होते हैं। क्लियर। कृत्रिम उपग्रह के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, आर्यभट्ट हो गया, रोहिणी हो गया, इनसैट हो गया, IRS हो गया, इंडियन रिमोट सेंसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ये सब जो है ये आप देख पाओगे, ये सब उदाहरण लिखा हुआ है कृत्रिम उपग्रह का। क्लियर हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ आया ना। ठीक है, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है और कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं। देखो, उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग आखिर है क्यों, क्या है इसका उपयोग, क्यों इसको बनाया जाता है कृत्रिम उपग्रह को, तो इसको समझ लो। कुछ उपग्रह यहाँ पे कुछ उपयोग जो इसके मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, देख सकते हो आप अच्छे से। संचार के क्षेत्र में दूसरा जो दिया है, मौसम की सूचना प्रदान करने में, जासूसी करने में। युद्ध के दौरान अगर किसी देश को दूसरे देश की जासूसी करनी तो भी सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। नक्शा, जी हाँ बिल्कुल, गूगल मैप जैसा दिखाता है सैटेलाइट व्यू, वैसे ही तो नक्शे के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान का पता लगाने के लिए, प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान हुआ रहता है उसको पता लगाने के लिए भी जो है वो कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। दुर्घटनाग्रस्त विमानों के मलबों को खोजने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट जो लिखा हुआ है, वनों की जानकारी प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो कितने प्रतिशत भागों पर वन है ये वो बाकी सब जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, देखो ये हम पढ़ते हैं कक्षीय चाल। कक्षीय चाल क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको कहते हैं, कक्षीय चाल क्या होता है। तो कृत्रिम उपग्रह को अच्छे समझना, कृत्रिम उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए जो आवश्यक चाल की आवश्यकता होती है उसे उपग्रह का कक्षीय चाल कहते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो, कृत्रिम उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए जो आवश्यक चाल होती है उस चाल को ही उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। क्लियर हुआ। मान लेते हैं, इसका व्यंजक भी देखते हैं। माना पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई, स्मॉल h ऊंचाई पर m द्रव्यमान का एक कृत्रिम उपग्रह v वेग से वृत्ति गति कर रहा है। हम मान के चल रहे हैं ये सब चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन किया हूँ। तब आगे इस स्थिति में क्या हो जाएगा थोड़ा समझते हैं। ये क्योंकि वृत्ति गति कर रहा है तो ये स्थिति को समझ लो अच्छे से। जहाँ R प्लस एच, ये कैपिटल R प्लस एच बराबर क्या है, स्मॉल r है। आप यहाँ पे चित्र में अच्छे से देख पा रहे होंगे। यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक h है
और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसी को हम स्मॉल आर कह रहे हैं। चित्र में क्लियर दिख रहा है आपको। इस स्थिति में उपग्रह पर निम्न 2 बल कार्य करते हैं। कौन कौन से बल कार्य करते हैं देखो ध्यान से। तो एक तो पृथ्वी द्वारा लगने वाला आकर्षण बल जो है एफ का मान कितना होता है हम सभी को पता है, G/m/r²। ये हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, जब से मैंने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ाया है। ठीक है, यदि मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि उसी से कुछ जो है कॉन्सेप्ट आप सीखते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। क्लियर हुआ ना। ठीक, तो पृथ्वी द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल है उसका मान ये होगा, जबकि अभिकेंद्र बल जो है ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इसका मान जो होगा Fc=mv²/r होगा। तो अभिकेंद्रीय बल का मान जो है, अभिकेंद्र बल का मान जो है Fc=mv²/r होता है। अब हमको पता है कि अभिकेंद्र बल और आकर्षण बल दोनों क्या होंगे, हम बराबर होंगे, तो Fc बराबर mf होगा। अब यहाँ पे दोनों का मान डाल देते हैं तो हो जाएगा mv²/r=Gmm/r का वर्ग। अब जो कट रहा है कटा देते हैं, एक स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपके पास ये बचेगा और इसको हम आगे देखें तो r+h के रूप में लिख सकते हैं। ओवरऑल आप जब मान रखोगे पूरा तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये है इसकी कक्षीय चाल का मान। क्लियर हुआ, कक्षीय चाल इस तरह से आप बता सकते हो। चलो आगे और आते हैं। देखो कक्षीय चाल का जो मान है उसको इस तरह से हम और आगे लिख सकते हैं। देखो कक्षीय चाल का जो मान है उसको लिखने के लिए मैंने यहाँ पे एक जो है संबंध उसका यूज़ किया। देखो स्मॉल g Gm/r का वर्ग होता है। अगर इस r² को इधर भेज दूँ तो gr² Gm होता है। तो Gm के जगह में, ये Gm के जगह में हम क्या डाल देंगे, gr का वर्ग डाल देंगे और ये जो है ये एक और आंसर आ गया इसका। ठीक है, आगे और क्या कर सकते हैं, देखो r का वर्ग है तो r के वर्ग को बाहर निकाल सकते हैं, r का वर्ग बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार कंप्लीट ये डेरिवेशन हो जाएगा। v=r/g/r+h। तो एक कक्षीय चाल का व्यंजक है और कक्षीय चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इससे साफ साफ समझ आ रहा है। तो कभी कभी ये पूछ देता है भाई पेपर में, तो आप ये सिद्ध करके आप इसी को दिखा सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का द्रव्यमान का जो फैक्टर है वो नहीं है, इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट आप कह सकते हो कि कक्षीय चाल पर उपग्रह के द्रव्यमान का किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर हुआ। आगे और थोड़ा चलते हैं। देखो कक्षीय चाल का जो मान है उसको और अच्छे से डिटेल से हम थोड़ा समझते हैं। यदि देखो उपग्रह पृथ्वी के सतह के निकट हो, मान लो ये जो जैसा मैंने डायग्राम बनाया था ये पृथ्वी है और यहाँ पे कहीं पे उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या अगर ज़्यादा हो जाए और उपग्रह यहाँ कहीं पे हो जाए, यहाँ कहीं पे छोटी सी दूरी में, तो ये जो h बहुत छोटा हो जाएगा r से। तो इस प्रकार r+h बराबर R लिख सकते हैं। और यहाँ पे उसी को मैंने जब मान रखा तो ये इसको अंदर ले गया, ये r को अंदर फिर ले गया तो r का वर्ग हो गया, r में से r कट गया, एक r में से एक r, तो आपके पास √gr बचा। यही है कक्षीय चाल का व्यंजक। पूरा क्लियर हुआ कक्षीय चाल क्या होता है, कक्षीय चाल क्या होता है। तो ये आप समझ गए कक्षीय चाल का व्यंजक है v=g/m/r का, ये हो जाए r का वर्ग था, r था वो कट गया है ना, तो gr होगा, बस ये √gr हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो आगे इस तरह से यहाँ पे और थोड़ा कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। देखो क्या हो जाएगा, √gr हो जाएगा और इसका जो संख्यात्मक मान है, हाँ यहाँ पे देखो संख्यात्मक मान, अब आपके पास ये v=√gr आया ना। अब इसका संख्यात्मक मान निकालते हैं। तो g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है, जबकि r का मान 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। दोनों मान जब रखेंगे और प्रॉपर वे में हल करेंगे तो 8 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड होगा। अगर इसको आप किलोमीटर में बदलना चाहते हो तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, तो ये कक्षीय चाल का ये मान है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसको लगातार घूमते रहना है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक, अब यहाँ पे संख्यात्मक मान निकालने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का कॉन्सेप्ट। आगे का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसी समय हम लोग पलायन वेग, परिभ्रमण काल क्या होता है ये हम सब पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। तो वीडियो लगातार आपको अगर चाहिए तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि जो भी वीडियो मैं यहाँ अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और सभी आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर किसी भी तरह का क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या तो हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने दे रखा है यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल से आप डायरेक्ट जुड़ करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए बिल्कुल सेफ रहो, खुश रहो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।